Hello students, it's part 2 of your chapter 4, the Chinese civilization. In previous lecture, we knew about Chinese civilization, its geography, occupation and art, and at last we knew about trade and commerce. Today we will learn about Chinese religion. In the Bronze Age, the Chinese worshipped the various forces of nature. कांस्य युग में चीनी प्रकृति की विभिन्न शक्तियों की पूजा करते थे. They also worshipped their ancestors. वे अपने पूर्वजों की भी पूजा करते थे. People gifted food etc. to the temples to keep their ancestors happy. लोग मंदिरों में खाना उपहार के रूप में देते थे अपने पूर्वजों को खुश रखने के लिए. शेंग टी वॉज द सुप्रीम गॉड. शेंग टी सबसे बड़े भगवान थे. द किंग ऑफ चाइना वॉज रिगार्डेड एज द सन ऑफ गॉड शेंग टी. चीन के राजा को भगवान शेंग टी का पुत्र माना जाता था. People also had great respect for oracles or priests who could tell the future. लोग कई पुजारियों का भी सम्मान करते थे जो कि भविष्य बता सकते थे. A large number of oracle bones have been found belonging to the Shang dynasty. ओरेकल की हड्डियाँ बड़ी मात्रा में पाई गई हैं शेंग डायनेस्टी के समय में. ये आपको फिगर में भी दिखाया गया है. ये ओरेकल बोन है. These were animal bones or turtle shells on which the priest would carve a question asked by the king. ये पशुओं की हड्डियों और कछुओं के शेल्स से बनाई जाती थी जिन पर पुजारी राजा के प्रश्नों को लिख लेते थे. Questions could be on weather forecast, future of the royal family, etc. Questions कैसे भी हो सकते थे. मौसम से संबंधित भी हो सकते थे और राज परिवार के भविष्य से संबंधित भी हो सकते थे. The bone would be subjected to intense heat so that cracks would appear on it. इन हड्डियों को बहुत तपाया जाता था इसलिए इन पर क्रैक्स भी आ जाते थे. The priests would then interpret the cracks and write the answers to the questions asked. फिर पुजारी इन क्रैक्स को थोड़ा ठीक करते थे और उसके बाद जो कि प्रश्न इन पर पूछे गए थे उनका उत्तर लिख देते थे. Later on the Chinese adopted Confucianism, Taoism and Buddhism. बाद में चीनियों ने कॉन्फ्यूशियनिज्म, ताओइज्म एंड बुद्धिज्म को अपनाया. So our next topic is Chinese script. ये आपको एक फिगर दिया गया है. ऐसी स्क्रिप्ट थी चाइनीज़ की. आज भी उनकी स्क्रिप्ट पिक्टोरियल ही है. The Chinese script was a form of picture writing. चाइनीज़ लिपि पिक्चर राइटिंग के रूप में थी. ईच पिक्चर रिप्रेजेंटेड अ वर्ड. प्रत्येक पिक्चर से एक शब्द बनता था. दे रोट ऑन सिल्क और बम्बू स्ट्रिप्स विद अ ब्रश ऑफ कैमल हेयर.
वे सिल्क और बांस की स्ट्रिप्स पर लिखते थे, कैमल के हेयर के ब्रश से। द कॉम्प्लिकेटेड स्क्रिप्ट मेड द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन वेरी डिफिकल्ट। इस जटिल लिपि ने एजुकेशन को बहुत कठिन बना दिया। हेंस एजुकेशन इन एंशिएंट चाइना रिमेन्ड कन्फाइंड टू द सिलेक्टेड फ्यू। तो चूंकि ये जटिल थी इसलिए इसे कम ही लोग सीख पाए, इसलिए प्राचीन चाइना में एजुकेशन कुछ ही लोगों के पास थी। द चाइनीज स्क्रिप्ट हैज़ चेंज्ड वेरी लिटिल सिंस देन। तब से ही चीनी लिपि थोड़ी ही बदली है। आर्किटेक्चर, भवन निर्माण कला। द चाइनीज अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। चीनियों ने इंजीनियरिंग और भवन निर्माण कला में महान योग्यता प्राप्त की। वॉल्स ऑक्यूपाइड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन दियर आर्किटेक्चर। दीवारों ने उनकी भवन निर्माण कला में बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाया। Walls were built around temples, palaces and even around villages. दीवारें मंदिरों के, महलों के और यहाँ तक कि गांव के आसपास भी बनाई जाती थी, उन्हें पूरा कवर करते हुए। The Great Wall of China was built by Emperor Shi Huangdi in 3rd century BC. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एम्परर शी हुएंग-टी के द्वारा BC में 3री शताब्दी में बनवाई गई थी। टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ चाइना फ्रॉम द अटैक ऑफ द नोमैडिक ट्राइब्स। चीन के उत्तरी भाग को घुमंतू ट्राइब्स के हमलों से बचाने के लिए। इट इज़ 2900 किलोमीटर लॉन्ग, 8 मीटर हाई एंड 7 मीटर वाइड। यह 2900 किलोमीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 7 मीटर चौड़ी है। द वॉल स्टार्ट्स फ्रॉम द ईस्टर्न सी रन्स अक्रॉस माउंटेन्स। यह दीवार पूर्वी समुद्र से होकर पहाड़ों के ऊपर से, रेगिस्तान से होकर और कई मैदानों से होकर तिब्बत तक जाती है। There are 10,000 match towers that are constructed at every 150 meters or so. इसमें करीब 10,000 वॉच टावर बने हैं। वॉच टावर जैसे इस फिगर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वॉच टावर है जहाँ से सैनिक नज़र रखते थे। फ्रॉम दीज टावर सोल्जर्स केप्ट अ वॉच ऑन एनिमीज। इन टावर्स से सैनिक दुश्मनों पर नज़र रखते थे। The Great Wall of China is recognized as one of the 7 wonders of the world. चीन की इस दीवार को दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। Interestingly enough, the Great Wall of China is the only man-made structure that is visible even from the moon. रोचक रूप से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इकलौती ऐसी कंस्ट्रक्शन है जो कि ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई है और यह चंद्रमा से भी दिखती है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज, आवर नेक्स्ट टॉपिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
The Chinese civilization had remarkable achievements in science and technology. चीनी सभ्यता के विज्ञान और तकनीक में बहुत अचीवमेंट्स हैं. The Chinese used both solar and lunar calendars. चीनी सोलर और लूनर दोनों कैलेंडर का इस्तेमाल करते थे. Their year consisted 365 days and 12 months. They could predict lunar and solar eclipse. उनके साल में एक साल में 365 दिन और 12 महीने होते थे. वे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का अनुमान लगा सकते थे. The Chinese were the first to invent seismograph, an instrument to record earthquake. चीनियों ने सबसे पहले सीस्मोग्राफ बनाया अर्थक्वेक को मापने के लिए. Mariners compass, paper and gunpowder are some of their other notable inventions. Marine कंपास समुद्री जहाज़ों का कंपास, पेपर और गन पाउडर ऐसे कुछ आविष्कार हैं जो कि चीनियों ने किए. They were also the first to introduce paper currency. उन्होंने सबसे पहले पेपर करेंसी का आविष्कार किया. The Chinese also developed the art of block printing. चीनियों ने ब्लॉक प्रिंटिंग की कला को भी विकसित किया. The contribution of the Chinese to the progress of civilization was enormous. इस सभ्यता के प्रोग्रेस के लिए चीनियों का योगदान अत्यधिक रहा. Their achievements slowly passed on to the rest of the world. उनके अचीवमेंट्स इस संसार के खत्म होने तक यानी कि चीनी सभ्यता के खत्म होने तक रहे. टी, पेपर, सिल्क, गन पाउडर एटसेट्रा थिंग्स दैट आर अ पार्ट ऑफ आवर मॉडर्न लाइफ. चाय, पेपर, रेशम, गन पाउडर इत्यादि कुछ उनके मॉडर्न लाइफ के हिस्से थे. So this page is also finished. Now we will study about Chinese decline. The Han Dynasty ruled over China for almost 400 years. Han Dynasty ने चीन पर 400 सालों तक राज किया. However, by 220 CE, their rule declined. कुछ भी हो, अंत में 220 ईस्वी में उनका राज नष्ट हो गया. China was again plunged into a state of turmoil as barbarian tries to control over many areas. चीनी फिर से एक छोटी सी स्टेट में उलझ गए क्योंकि जंगली कबीलों ने उनके कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था. However, Confucianism continued to be guiding principle of Chinese society and administration. कुछ भी हो, कन्फ्यूशियनिज्म ने चीनी समाज को इसके सिद्धांत सिखाना नहीं छोड़ा. So, your chapter has been finished. We will meet on the next chapter. Thank you.